नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में आज सबसे पहले बात पाकिस्तान की उस कायराना स्ट्राइक की जिससे एक बार फिर वो दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। पाकिस्तान की इस स्ट्राइक से तालिबान का गुस्सा हाई है। पाकिस्तान में पैनिक है। इस्लामाबाद से लेकर पेशावर तक और लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक खौफ का माहौल है। पाकिस्तान के हर शहर में लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तालिबान कभी भी पाकिस्तान पर फाइनल स्ट्राइक शुरू कर सकता है। पाकिस्तान की कायराना कार्रवाई से तालिबान का गुस्सा हाई है। मुनीर की एयरफोर्स ने काबुल में 2000 बेड के एक अस्पताल पर बम बरसा दिया जिसमें 400 लोगों की जान चली गई, 250 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 18 घंटे बाद भी राहत और बचाव का काम जारी है। माना जा रहा है कि मृतकों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। पाकिस्तान यही बड़ी गलती कर रहा है। मुनीर की फौज ने बड़ी मिस्टेक कर दी है। अब तालिबान पलटवार करेगा और जिसके डर से पाकिस्तान में पैनिक है। पाकिस्तानी दहशत में है और मुनीर छिपता फिर रहा है। इंतकाम की आग में जल रहा है अफगानिस्तान। कायर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगा तालिबान। चार 400 के बदले 4000 को मारेगा तालिबान। काबुल पर एयर स्ट्राइक, मुनीर पर पड़ेगा भारी। पाकिस्तान अफगान में युद्ध, फाइनल राउंड शुरू। कायर मुनीर ने एक बार फिर से अफगानिस्तान पर फायर किया है। शहबाज की फौज ने अफगानिस्तान में अस्पताल पर स्ट्राइक की। रमजान के महीने में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया है। मुनीर की आर्मी ने अफगानिस्तान के सीने में खंजर घोंपा है। इस बार काबुल पर एयर स्ट्राइक की है। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने काबुल में अस्पताल पर बमबारी की जिसमें 400 लोगों की मौत हो गई जबकि 250 से ज्यादा लोग घायल हैं। पाकिस्तान ने जिस अस्पताल पर बमबारी की है वो एक नशा मुक्ति केंद्र था जो पूरी तरह तबाह हो गया। बताया जा रहा है कि काबुल में जिस वक्त पाकिस्तान ने हमला किया उस वक्त लोग रमजान का रोजा खोलने के बाद बाहर निकले हुए थे। तभी अचानक बमबारी शुरू हो गई। पाकिस्तान ने जहां पर बमबारी की है वहां पर राहत और बचाव का काम अब भी जारी है। तालिबान का कहना है कि मृतकों की संख्या में अभी और इजाफा हो सकता है। मैं कल रात से यहाँ हूँ इस नशा मुक्ति अस्पताल में जहाँ पाकिस्तानी सेना ने हमला किया था। अभी भी कई शव मलबे और लोहे के नीचे दबे पड़े हैं। हम उन्हें निकालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन काम बहुत कठिन है। अस्पतालों में भी अफरा तफरी मची है। लोग अपनों की तलाश में बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचे हैं। با شفاخانه وزیر محمد اکبر خان کابل آمدیم و تعداد افرادی که در مقابل دروازه कल रात पाकिस्तानी सैन्य शासन द्वारा काबुल में उम्मीद एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर पर किए गए हवाई हमले के पीड़ित परिवारों के दर्जनों सदस्य वजीर मोहम्मद अकबर खान अस्पताल पहुंचे हैं। वे अपने यहाँ अपनों की तलाश कर रहे हैं। अफगानिस्तान की सरकार का दावा है कि पाकिस्तान ने 16 मार्च 2026 की रात करीब 9 बजे काबुल के उम्मीद एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल जो 2000 बेड वाला नशा मुक्ति केंद्र है उस पर हवाई हमला किया है। इसमें 400 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 250 घायल हैं।
अस्पताल के बाहर और अंदर दर्जनों परिवार अपने रिश्तेदारों की जानकारी लेने के लिए इकट्ठा हैं, जहां अफरा तफरी का माहौल है। महिलाएं और पुरुष परेशान हैं। वे बार बार उन लिफ्ट में अपनों को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, अस्पताल के अंदर झांक रहे हैं। इस एयर स्ट्राइक के बाद से अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर टेंशन है। बस जख्मी और रसीदगी कुनान बरमो गुफ्तान के तकरीबन पाकिस्तान ने सोमवार की रात 9 बजे काबुल पर बम गिराना शुरू किया था। जिस अस्पताल को निशाना बनाया गया है वो 2000 बेड का है। बमबारी की वजह से अस्पताल में आग लग गई। शवों को स्ट्रेचर पर बाहर निकाला गया। यजीदी फौज ने जैनी मरीज आसिम मुनीर उर्फ यजीद के अहकामात पर काबुल में अब जो है वो अस्पताल के ऊपर सिविलियन आबादी को निशाना बनाया है। और ये जो पंजाब सेंट्रिक माइंडसेट है जिसके तहत आसिम मुनीर रंजीत सिंह बनना चाहता है, लेकिन औकात इसकी शेख चिल्ली से ज्यादा की नहीं है, वो जाके मासूमों को हिट कर रहा है। ये अब जैनी मरीज आसिम मुनीर के अहकामात के ऊपर पाकिस्तान की एयरफोर्स ये काम कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि जाहिर बात है कि अब अमेरिका से ये वादा किया गया है। हालांकि चीन ने इनको कहा है कि ये पंगा मत लो, लेकिन ये अमेरिका की गुलामी के अंदर ये काम अगर नहीं कर रहे तो क्यों कर रहे हैं? पीछे बची वो कहते हैं कि जनाब हम अब पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी इस एयर स्ट्राइक के बाद, ना ही कोई सफारतकारी होगी जिस तरह चाइना कह रहा है, और अब हम बदला लेंगे, अब हम जवाब देंगे, ये कह रहे हैं। और हमारी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी का जो GHQ है उसका जनरल हेडक्वार्टर और आर्मी हाउस आसिम मुनीर का जो घर है, आसिम मुनीर अपने घर से शिफ्ट हो गया है जी हमारी इतलात के मुताबिक अनडिस्क्लोज लोकेशन के ऊपर, क्योंकि आर्मी हाउस भी निशाने के ऊपर है। हालांकि एयर डिफेंस बैटरी फुली अलर्ट है आर्मी हाउस के ऊपर, जो पहाड़ी है उसके ऊपर लगी हुई है यूब पार्क के अंदर, लेकिन आसिम मुनीर की जान जा रही है। और बंकर्स जो है वो कमांड सेंटर्स के बंकर्स जो है उन्होंने अपने कैंप ऑफिस के अंदर जो तैयार कराए हैं, गालबन वहां पे वो शिफ्ट कर गया है, खुद छुप गया है जाके। और जिस तरह नतन्याहू नहीं मिल रहा उस तरह अब आसिम मुनीर भी नहीं मिल रहा यहाँ पे। पाकिस्तान की इस कायराना करतूत से तालिबान का गुस्सा हाई है और इंतकाम की आग में जल रहा है। तालिबान ने हमले की कड़ी निंदा की है और इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताया है। तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के एयर स्पेस का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने जिस तरह से अफगानिस्तान में नरसंहार किया है, निर्दोष लोगों की हत्या की है, उससे अफगानिस्तान के क्रिकेटर भी गुस्से में है। अफगान क्रिकेटर मोहम्मद नबी ने एक्स पर पाकिस्तान की कायराना करतूत पर दुख जताया और लिखा कि रमजान की 28वीं रात कई जिंदगियां अधूरी रह गई। तो वहीं क्रिकेटर राशिद खान ने UN से जांच की मांग की। राशिद खान ने लिखा कि हमले में आम लोगों की जान गई। कुछ हमले घरों, स्कूलों और अस्पतालों के आसपास भी हुए। आम लोगों के इलाकों पर हमला करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से युद्ध अपराध माना जाता है, चाहे वो जानबूझकर किया गया हो या गलती से। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों से इसकी जांच कराने की मांग की है। वहीं पाकिस्तान इस कायराना करतूत को डिफेंड कर रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि उसने अस्पताल को निशाना नहीं बनाया, बल्कि उस जगह पर अटैक किया जहां तालिबान के इलाके अपना गोला बारूद और हथियार रखते थे। पाकिस्तान तो ये भी दावा कर रहा है कि अगला टारगेट तालिबान के लीडर होंगे। पाकिस्तान कहता है ये जो ऑपरेशन गजब-ए हक का हमने शुरू किया हुआ है, ये बेसिकली ये हम इसको कंप्लीट करेंगे। पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि अफगानिस्तान की तौबा करवानी है, अफगानिस्तान की तौबा करवानी है। और वो तौबा इस चीज से करवानी है कि भाई तुम लोग जो है ना, ये कभी पाकिस्तानियों को ना मारे। तो ये पाकिस्तान ये जो शिफ्ट चाहता है तालिबान के बिहेवियर में, वो कहते हैं हम ये शिफ्ट नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने एक ही हल सोचा हुआ, ठीक है फिर देन नाउ अफगानिस्तान विल बी इन स्टेट ऑफ वॉर, कि पाकिस्तान जो है वो इस मौके पे किसी की नहीं सुनेगा। ना पाकिस्तान ने कतर की सुनी, ना तुर्की की सुनी, ना चाइना की सुनी। ये जो तालिबान है ये थोड़े से हो गए थे आउट ऑफ कंट्रोल। इन्होंने समझा क्या फर्क पड़ता है। जो पाकिस्तान के नेक्स्ट टारगेट हैं वो सीधे सीधे वो है लीडरशिप। तालिबान के अंदर अब खौफ आ गया हुआ है, क्योंकि अब की उनकी लीडरशिप जो है दे आर रनिंग
The leadership is basically running from pillar to post. अफगानिस्तान के खिलाफ कार्रवाई को पाकिस्तान ऑपरेशन गजब लिल हक बता रहा है, लेकिन पाकिस्तान को भी अच्छी तरह से मालूम है कि अफगानिस्तान चुप रहने वाला नहीं है। जिस तालिबान के सामने अमेरिका को सरेंडर करना पड़ा, जिस तालिबान के सामने रूस को बैकफुट पर जाना पड़ा, जिस तालिबान के सामने ब्रिटिश नहीं टिक पाए थे, अब वो तालिबान पाकिस्तान पर प्रहार करने वाला है। इसीलिए पाकिस्तान भारत के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा फैला रहा है। पाकिस्तानियों को टेंशन है कि अगर तालिबान के हाथ में ड्रोन लग गया तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा। सिर्फ एक चीज का पाकिस्तान को खौफ है, परेशानी है कि इंडिया ने अगर तालिबान को असला देना शुरू कर दिया, और असला भी किस सेंस का, ड्रोन्स, असला भी किस सेंस का, ड्रोन्स, कि इंडिया अगर असला देता है तो दैट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर पाकिस्तान, क्योंकि उनके पास अभी तो देखें कोई ड्रोन उनको नहीं देगा, अभी तो कोई उनको ड्रोन नहीं देगा, उनको कोई ड्रोन नहीं देगा। और ये इसकी एक वजह यही है कि उनके ऊपर सैंक्शंस हैं, पाबंदियां हैं, ये है वो है, मतलब ये सारी चीजें हैं। और अगर ये ऐसे होता है तो फिर सारी बात है, एक क्वेश्चन जो है वो आएगा सबके सामने। पाकिस्तान ने काबुल पर एयर स्ट्राइक कर अब तालिबान के लड़ाकों को ललकारा है, जो कंधार से लेकर खैबर पख्तूनवा तक अब मुनीर की आर्मी की वर्दी को नीलाम करेंगे। तालिबान के लड़ाके एक बार फिर मुनीर की फौज की चौकियों पर कहर बनकर टूटेंगे, क्योंकि तालिबान इस बार पाकिस्तान को बख्शने के मूड में नहीं है। इस बार तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ आर पार की जंग छेड़ेगा। हमने भी फैसला कर लिया है कि हमने अब इनसे लड़ना। सोवियत यूनियन लड़के चला गया, 12 साल उसने लड़ाई की, ठीक है। अमेरिका 20 साल लड़के चला गया। अब हमने फैसला किया कि हमने ये लड़ाई लड़नी। सोवियत यूनियन इस जंग का माशी बोझ नहीं उठा सका और टूट गया, जबकि एटमी हथियार वहीं मौजूद थे, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी मौजूद थे, सब कुछ था। एयरफोर्स भी तगड़ी थी, दुनिया की दूसरी सबसे तगड़ी एयरफोर्स थी। तब चाइना करीब करीब भी कहीं नहीं आता था, पावर में सिर्फ अमेरिका और सोवियत यूनियन थे। टूट गया सोवियत यूनियन। तो ये कहना कि हम एटमी कुव्वत हैं इसलिए हम, क्योंकि अफगानों के पास एयर डिफेंस नहीं है तो हम जितना चाहेंगे मार लेंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जंगें ऐसे नहीं लड़ी जाती। इसके बाद एक गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट होगी, जब आप ओवर एंड डन विद हो जाएंगे अपने सारे कारनामों से, और फिर अगले 5-10 साल आपको धमाकों का सामना होगा, तबाही का, बर्बादी का सामना होगा। तो क्या पाकिस्तान इसका मुकम्मल हो सकता है? और फिर जब मैं एक बात दोहराता हूँ, आपके भी कान पाकी होंगे कि ये आया नहीं लाया गया है, तो बताएं इसमें क्या शक बाकी रह जाता है कि ये पाकिस्तान को उस जंग में धकेल चुका है जिसका कोई एंड नहीं है, ना इसके पास एंड गेम है। सवाल इसके कि चलो जी अमेरिका के लिए बगराम बेस लेनी है और ये रजीम चेंज करना, लेकिन रजीम चेंज के बाद क्या, बगराम एयरबेस लेने के बाद का क्या मंसूबा है? तालिबान ने 2 दिन पहले ही मुनीर की छाती पर बारूद बरसाकर इसका ट्रेलर दिखा दिया है। ये ड्रोन गिरा है अभी यहाँ पे आके, वो देखें आग लगी हुई। ये ड्रोन गिरा अभी फेज 6 में। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला कर अफगानिस्तान पहले ही दिखा चुका है कि हम जहां चाहें वहां अटैक कर सकते हैं। 2 दिन पहले तालिबान के लड़ाकों ने इस्लामाबाद के हमजा मिलिट्री बेस पर हमला करके अपनी ड्रोन शक्ति का भी परिचय दिया। अफगानी फोर्स ने हमजा मिलिट्री बेस पर ड्रोन अटैक किया था, जिससे मुनीर की फौज को भारी नुकसान पहुंचा था। तालिबान ने न सिर्फ इस्लामाबाद पर हमला किया था, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के कोहाट मिलिट्री कैंट इलाके को भी दहलाकर मुनीर को चेतावनी दे दी थी। तालिबान ने पाकिस्तान के 14 सैनिकों को मार गिराया और 2 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी मिलिट्री पोस्ट तबाह कर दी। अब तालिबान के सामने सिर्फ 2 मकसद हैं, पहला आसिम मुनीर और दूसरा शहबाज शरीफ।
बदला लेने के लिए तालिबान ने टारगेट सेट करना शुरू कर दिया है। लॉक और फायर कभी भी हो सकता है। तो वो कहते हैं कि अब हमारे निशाने के ऊपर GHQ होगा, क्योंकि GHQ के ऊपर भी ड्रोन अटैक किए जा सकते हैं, क्योंकि अब आपने हमारा जो है वो मिलिट्री हेडक्वार्टर नहीं छोड़ा, आपने हमारा सुप्रीम लीडर नहीं छोड़ा, तो फिर अब लेजिटिमेट टारगेट है पाकिस्तान का जनरल हेडक्वार्टर्स, न सिर्फ जनरल हेडक्वार्टर्स बल्कि रावलपिंडी में ही आर्मी हाउस। तो आप मुझे बताएं कि ये फिर किस तरह जो है सर्वाइव कर पाएंगे जो ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं। और वो अफगानिस्तान से उड़ के आना ड्रोन जरूरी भी नहीं है, इस्लामाबाद और पिंडी के चारों तरफ से भी उड़ के आ सकता है। पाकिस्तानी हवाई हमलों के जवाब में अफगानिस्तान अब हमला करने वाला है। काबुल से मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर है। By martyring our people in Kabul, by frightening good people, and by disrupting Kabul's security, there will be no peace in Islamabad either. In the same way that Kabul is targeted, Islamabad will also be targeted, absolutely. We have killed dozens of their military personnel and soldiers. In exchange for a single civilian, we have killed dozens of their soldiers. मुनीर इस गलत फहमी में था कि अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स नहीं है तो वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अफगानी ड्रोन रावलपिंडी में उसके हेडक्वार्टर पर दस्तक देकर वो ट्रेलर दिखा चुके हैं। अब काबुल का बदला तालिबान लेगा। तालिबान ऐसा प्रहार करेगा कि मुनीर समेत पूरा पाकिस्तान सीज फायर की मांग करेगा। क्या ईरान पर हमला करके अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं? क्या ट्रंप अब ईरान युद्ध से निकलने का रास्ता खोज रहे हैं? ईरान ने हॉर्मूज में नाकाबंदी कर दी है। ट्रंप हॉर्मूज खुलवाने के लिए दुनिया से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। ईरान के चक्रव्यूह को ट्रंप क्यों नहीं तोड़ पा रहे हैं, आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे दें। ईरान पर हमले के बीच इजराइल ने बड़ा दावा किया है। इजराइल ने कहा है कि उसने ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख अली लारिजानी को मार दिया है। अली लारिजानी को खामेनेई का राइट हैंड माना जाता था। खामेनेई की मौत के बाद अली लारिजानी को ही ईरान का डी फैक्टो नेता माना जा रहा है, लेकिन अब इजराइल ये कह रहा है कि अली लारिजानी भी मारे गए हैं। ईरान थोड़ी देर में लारिजानी को लेकर बयान भी जारी करेगा। वहीं इजराइल का दावा है कि लारिजानी के साथ ही बजीर फोर्स के चीफ गुलाम रजा को भी मार गिराया गया है। इजराइल और अमेरिका एक एक करके ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म कर रहा है, लेकिन ईरान झुक नहीं रहा है। ईरान ने ट्रंप को हॉर्मूज में बड़ा बुरा फंसा दिया है। ईरान इस तरह से वार कर रहा है कि ट्रंप भी कहने को मजबूर हो गए हैं कि इस बार उनका पाला बेहद हाई आईक्यू वाले लोगों से पड़ा है। A nation of great terror and power. ईरान का शतरंज वाला खेल, युद्ध में ट्रंप का आईक्यू फेल। Dealing with very smart players. These are smart people. You're dealing with high level intellect, very high IQ people. एपिक फ्यूरी या एपिक फियर, क्या हॉर्मूज पर ट्रंप ने किया सरेंडर? A message to the President of the United States to name this war as Epic Fear instead of Epic Fury. अरब में ईरान का भीषण युद्ध, ट्रंप खोज रहे एग्जिट रूट। I don't think so, but it'll be soon. Won't be long. And we're going to have a much safer world when it's wrapped up. It'll be wrapped up soon.
तेल अवीव से लेकर सऊदी तक, बगदाद से लेकर दुबई तक ईरानी मिसाइलें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। उधर हॉर्मुज पर फंसे ट्रंप अब युद्ध से निकलने का रास्ता खोज रहे हैं, लेकिन ईरान इसके लिए तैयार नहीं है। A message to the President of the United States. The outcome of war cannot be determined by tweets. The result of a war is determined in the field, the very place where you and your forces do not dare to approach, and you can only talk about it in your tweets. It's better to name this war as epic fear instead of epic fury. ये इराक के बगदाद का मंजर है। सामने ग्रीन जोन है जहां अमेरिका का दूतावास है। ईरान ने बगदाद में अमेरिकन एम्बेसी पर बड़ा हमला किया है। ईरान ने यह हमला अपने शाहिद 136 ड्रोन से किया है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। बगदाद में हमले के वक्त का एक और वीडियो देखिए। ड्रोन और एयर डिफेंस मिसाइलों के धमाकों से पूरा इलाका थर्रा गया है। ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन बेहद कोऑर्डिनेट तरीके से हमले कर रहे हैं। अमेरिकी सैनिकों और अधिकारियों को संभलने तक का मौका नहीं दे रहे हैं। बगदाद के अमेरिकी दूतावास पर सुरक्षा में लगे अमेरिकी सेना के एयर डिफेंस सिस्टम लगातार एक्टिवेट हैं। अमेरिकी सेना CRAM एयर डिफेंस सिस्टम से ड्रोन को हवा में तबाह कर रही है। अमेरिका के CRAM ने इराकी मिलिशिया के कई ड्रोन को नष्ट किया है। इराक पर ईरान के हमले की एक और तस्वीर देखिए। यह बगदाद का तुलिप होटल है। यहां भी ईरान ने ड्रोन से हमला किया है। दावा है कि इस होटल में अमेरिका के सैन्य अधिकारी मौजूद थे। ईरान और उसके प्रॉक्सी इराक में चुन चुन कर अमेरिका के ठिकानों पर अटैक कर रहे हैं। यह बगदाद के पास मजनून ऑयल फील्ड का मंजर है। यह ब्रिटेन की एक बड़ी ऑयल कंपनी का हेडक्वार्टर है, जिसे ईरान ने ड्रोन अटैक से दहला दिया है। ट्रंप को लग रहा था कि वो ईरान का हाल वेनेजुएला वाला करेंगे। पहले दिन बड़ा हमला होगा, ईरान की लीडरशिप और टॉप कमांडर का खात्मा होगा, ईरान घुटनों पर आ जाएगा, पब्लिक सड़क पर निकलेगी, ईरान का तख्ता पलट हो जाएगा और वो ईरान की सत्ता पर अपने मनपसंद का नुमाइंदा बिठा देंगे। लेकिन ईरान ने जिस तरह से पलटवार किया है, ट्रंप को उसने सख्ते में डाल दिया है। You can't let Iran, who's truly a nation of great terror and power. Look what happened in the last 2 weeks. They weren't supposed to go after all these other countries in the Middle East. Those missiles were set to go after them. So they hit Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait. Nobody expected that. We were shocked. And the other one, they fought back. They could have yielded. But think of it, if we weren't around, they had tremendous power. They had thousands of missiles, most of which we've terminated. ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट को जंग में खींच लिया है। जहां जहां अमेरिकी बेस है, वो उसे निशाना बना रहा है। ईरानी ड्रोन ने दुबई एयरपोर्ट के पास फ्यूल टैंकर पर हमला करके उसे उड़ा दिया है। दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट में से एक दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस वक्त धू-धू कर जल रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर ईरान ने UAE, सऊदी अरब, बहरीन, इराक और इजराइल पर बड़े हमले किए हैं। बहरीन के ईसा एयरबेस और UAE के अल धफरा एयरबेस पर क्रूज मिसाइलों से अमेरिका के हवाई जहाज हैंगरों को तबाह कर दिया है। सऊदी अरब के अमेरिकी बेस पर भी ईरान ने मिसाइल से भयंकर हमला किया है। इजराइल, बगदाद, दुबई, ईरानी ड्रोन और मिसाइलें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ये नई तस्वीर सीरिया से आई है। सीरिया के दारा इलाके में भी ईरान की मिसाइलें गिरने की खबर है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उनकी सेना ने ईरान की मिलिट्री और लीडरशिप को खत्म कर दिया है। ईरान अब घुटनों पर आ गया है। ईरान उनसे बातचीत करना चाहता है,
बहुत जल्द जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत और सीज फायर नहीं होगा। अमेरिका को मिडिल ईस्ट छोड़कर जाना होगा। युद्ध शुरू ट्रंप ने किया है, लेकिन खत्म उसकी मर्जी से होगा। هیچ پیامی ارسال نکردیم، تقاضای آتش بس نداریم، ولی این جنگ باید خاتمه پیدا بکنه به صورتی که دیگر تکرار نشود. اینکه ما میگوییم آتش بس نمیخواهیم نه به این دلیل که دنبال جنگ هستیم، به این دلیل که این بار این جنگ باید به شکلی تمام بشود که دشمنان ما دیگر هرگز به فکر تکرار این حملات و این تجاوز نیفتند. و من فکر میکنم تا همین الان هم درس خوبی فرا گرفتند، فهمیدند که با چه ملتی طرف هستند. ट्रंप दावा करते हैं कि ईरान की मिसाइल पावर को खत्म कर दिया है, लेकिन ईरान हर रोज मिसाइलें निकाल रहा है। ये इजराइल की तस्वीरें हैं, जहां ईरान ने एक बार फिर क्लस्टर मिसाइलों से कोहराम मचा दिया है। इजराइल पर ईरान डबल अटैक कर रहा है। एक तरफ उसकी मिसाइलें हैं तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के रॉकेट इजरायली शहरों पर कहर मचा रहे हैं। इजराइल के नहारिया की तस्वीरें हैं, जिसे हिजबुल्लाह ने एक के बाद एक कई रॉकेटों से दहला दिया है। ईरान ने बड़ी चालाकी से इजराइल को हिजबुल्लाह में उलझा दिया है। उसके डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों का एक बड़ा हिस्सा इस समय हिजबुल्लाह के रॉकेट को रोकने में खर्च हो रहा है। इजराइल की सेना लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले करके उसे तबाह करने में बिजी हो गई है। Only because people don't understand to a large, it's a big chess game at a very high level. It's a very high level chess, the highest. And I'm dealing with very smart players. These are smart people. They don't get there. You know, when you deal with some of these people, you're dealing with high level intellect, very high IQ people. ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ भयंकर चक्रव्यूह रच दिया है। अमेरिका की ताकतवर फौज को वो सस्ते ड्रोन और मिसाइलों से निपटा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी करके दुनिया भर में तेल की कीमतों में आग लगा रहा है, जिसे ट्रंप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ईरान को घुटनों पर लाने के लिए अमेरिकी फौज ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर रही है। ये ईरान के साइबर कॉप हेडक्वार्टर की तस्वीरें हैं, जिसे अमेरिका और इजराइल ने हवाई हमले से तबाह कर दिया। तेहरान में भी धुआंधार बॉम्बिंग हो रही है। अमेरिका और इजराइल ने मेहराबाद एयरपोर्ट पर ईरानी लीडरशिप के एयरक्राफ्ट को मिसाइल मारकर तबाह कर दिया है। अमेरिकी फोर्स चुन चुनकर ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर बम बरसा रही है। उसके मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह करती जा रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई को लेकर भी ट्रंप दावा कर रहे हैं कि या तो वो मर चुके हैं या फिर बुरी तरह से घायल हैं। A lot of people are saying that he's badly disfigured. They're saying that he lost his leg, one leg, and he's been hurt very badly. Other people are saying he's dead. Nobody's saying he's 100% healthy. We don't know, Peter, if he's dead or not. Now that you've announced, I will say this: nobody's seen him, which is unusual. हालांकि अब मुस्तफा खामेनेई को लेकर नया खुलासा हुआ है। 28 फरवरी को जिस समय तेहरान में सुप्रीम लीडर खामेनेई के घर पर हमला हुआ था, मुस्तफा भी वहां मौजूद थे। मुस्तफा अगर 10 सेकंड पहले कमरे से बाहर नहीं जाते तो पिता की तरह वो भी मारे जाते। पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के दफ्तर में प्रोटोकॉल चीफ मज़ाहिर हुसैनी के लीक ऑडियो से ये खुलासा हुआ।
कि मुस्तबा हमले से ठीक पहले बाहर टहलने चले गए थे। जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त वो सीढ़ी पर थे। हमले में मुस्तबा के पैर में मामूली चोट लगी है। چقدر فکر کردن، چقدر حساب کتاب کردن که ایشون رو هم با آقا بزنن. ایشون تو منزل بود، آقا مصطفی هم با خانمش تو منزل بود، آقای مصباح دامادشون تو منزل بود. اینا سه نفری یه جا نشسته بودن، یعنی سه تا مکان همونجا، سه تا سویت میخونه امروزیا اونجا نشسته بودن. تقدیرات الهی بود که آقا مصطفی یک کاری تو حیات داره، بره تو حیات انجام بده بیاد. اومد تو حیات از پله ها داره میره بالا، اون شک کرد. قانون ایشون سرکار و قانون حداد درجا شدید شد. اونها سالم اومدن بیرون. آقا مصطفی بیرون بوده، یک کسادت جزئی تو پاش ایجاد شد و الا سالم موند و کار چشم صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها شد. यानी मुस्तबा जिंदा है और ईरान लड़ रहा है, दुश्मन पर भीषण प्रहार कर रहा है। उधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाने के लिए ट्रंप दूसरे देशों से मदद मांग रहे हैं। मदद के लिए आगे नहीं आ रहे, नाटो को धमका रहे हैं। So I was very upset with, not upset, I was not happy with the UK. I think they'll be involved, yeah, maybe. But they should be involved enthusiastically. We've been protecting these countries for years with NATO, because NATO is us. You can ask Putin. Putin fears us. He doesn't fear, he has no fear of Europe whatsoever. He fears the United States of America and the military that was built by me in the first term. अमेरिका और ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जीत और हार का पॉइंट बन गया है। ट्रंप भी जान रहे हैं कि हॉर्मूज के इलाके में फौज भेजना मौत को चुनौती देना है। I hope that wisdom prevails and diplomacy prevails on the other side. They understand that those who drag them into this war can drag them into also a quagmire for them. Look, even suggesting that a foreign country can put boots on the ground of another country, invade another country, occupy the land of another country is something very much rogue, very reckless, illegal, and against all international law. कुल मिलाकर ईरान डटा हुआ है और ट्रंप बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। इधर फ्यूल संकट के बीच एक और एलपीजी कैरियर शिप गुजरात के वाडीनगर टर्मिनल पहुंच चुका है। मिड सी में ही इसे 2 छोटे कैरियर वेसल में एलपीजी ट्रांसफर किया जा रहा है। इससे पहले कल शिवालिक कैरियर शिप गुजरात के मुंद्रा पोर्ट तक पहुंचा था। दोनों टैंकर से करीब 93,000 मीट्रिक टन एलपीजी भारत आया है। एलपीजी की इस बड़ी खेप से देश में लोगों को कितनी राहत मिलेगी, इससे कितने सिलेंडर भरे जा सकेंगे, इसे समझने के लिए आपको देखनी होगी ये रिपोर्ट। शिवालिक के बाद नंदा देवी भी पहुंचा भारत। दोनों टैंकरों में कितने मीट्रिक टन आई एलपीजी? फ्यूल संकट के बीच लोगों को कितनी राहत मिलेगी? मिडिल ईस्ट में जंग के बीच एलपीजी से भरे 2 कैरियर शिप्स भारत आ चुके हैं। पहला भारतीय कैरियर शिप शिवालिक एक दिन पहले गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचा, जबकि दूसरा कैरियर शिप नंदा देवी कांडला के वाडीना टर्मिनल पर आया।
भारतीय तिरंगा लगे शिवालिक और नंदा देवी को ईरान ने 14 मार्च को ही हॉर्मूज ऑफ स्ट्रेट से निकलने की इजाजत दी थी। इंडियन नेवी की निगरानी में जब दोनों कैरियर शिप्स गुजरात के कोस्ट पर पहुंचे तो अब लोगों को फ्यूल संकट से बड़ी राहत की उम्मीद है। दोनों कैरियर शिप से करीब 93,000 मीट्रिक टन एलपीजी भारत पहुंची है। नंदा देवी करीब 47,700 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर पहुंचा है, तो शिवालिक करीब 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर भारत आया है। एमटी शिवालिक कैरियर शिप से गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर करीब 20,000 मीट्रिक टन एलपीजी ऑफलोड किया गया, जबकि बाकी के करीब 26,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर यह शिप बेंगलुरु की ओर जाएगा। कैरियर टैंकर से ऑफलोड किए गए एलपीजी को जरूरत के हिसाब से देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाएगा, जो बॉटलिंग प्लांट के जरिए लोगों के घरों तक पहुंचेगी। कांडला पोर्ट के वाडीनगर टर्मिनल पर पहुंचे एमटी नंदा देवी टैंकर से समंदर के बीच में ही पूरी की पूरी एलपीजी दूसरे छोटे शिप्स में ट्रांसफर की जा रही है। इसमें से एलपीजी का आधा स्टॉक एन्नोर पोर्ट में ऑफलोड किया जाएगा, जबकि बाकी के स्टॉक को पश्चिम बंगाल के हल्दिया पोर्ट पर उतारा जाएगा। देश में गैस के रिजर्व्स को मेंटेन रखने के लिए भारत सरकार द्वारा हर संभव कोशिश की जा रही है। इसके जरिए आपने देखा होगा डिप्लोमेटिक बैक चैनल्स में जो प्रयास किए गए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से दो एलपीजी के जहाज भारत में भेजे जाने की परमिशन दी गई और दोनों जहाज अब भारत पहुंच चुके हैं। पहला जहाज सोमवार को मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचा एमटी शिवालिक, जो 46,000 मीट्रिक टन गैस एलपीजी गैस लेकर के यहां पहुंचा। इसके अलावा आज सुबह अभी कुछ देर पहले नंदा देवी जहाज जो है वो भी वाडीनार टर्मिनल के पास मिड सी में पहुंच गया है और मिड सी में ही शिप टू शिप उसमें से गैस ट्रांसफर की जा रही है। करीब 46,500 मीट्रिक टन गैस लेकर के वो पहुंचा है, जो कि BW बर्च में जो है ट्रांसफर कर दी जाएगी और वो जो है जहाज उसे लेकर के पहले एन्नोर पोर्ट में जाएगा तमिलनाडु और वहां से फिर हल्दिया पोर्ट पे जाएगा वेस्ट बंगाल में, जहां सदर्न और ईस्टर्न पोर्ट एरिया जो है उसको कवर किया जाएगा। इसके अलावा एमटी शिवालिक ने करीब 12,000 मीट्रिक टन का जो स्टॉक है वो मुंद्रा में खाली किया है और उसके बाद अब वो भी वाडीनार की तरफ जाएगा। मिड सी में उसकी जो डॉटर शिप है अपोलो ओशन, उसमें बाकी का स्टॉक ट्रांसफर किया जाएगा, जो आगे जाकर के दहेज में करीब 7,600 मीट्रिक टन गैस जो है वो अनलोड करेगा और उसके बाद बाकी का जो स्टॉक है वो मैंगलोर के 2 पोर्ट पे अनलोड किया जाएगा। एलपीजी लेकर आए 2 टैंकरों के आने के बाद अब सवाल है कि इससे कितने दिन की आपूर्ति हो पाएगी, इससे कितने सिलेंडर भरे जा सकेंगे। एमटी शिवालिक में करीब 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी पहुंचा है, जबकि एक घरेलू सिलेंडर में 14.2 किलो एलपीजी भरा जाता है। इस हिसाब से अकेले शिवालिक से करीब 32,30,000 सिलेंडर भरे जा सकेंगे, जबकि एमटी नंदा देवी से 47,700 मीट्रिक टन एलपीजी आई है। घरेलू सिलेंडरों में 14 किलो 200 ग्राम के हिसाब से इस टैंकर से करीब 33,50,000 सिलेंडर भरे जा सकेंगे। एमटी शिवालिक और एमटी नंदा देवी कैरियर टैंकर से टोटल करीब 93,000 मीट्रिक टन एलपीजी आई है। दोनों कैरियर शिप से आए एलपीजी से करीब 66 लाख सिलेंडर भरे जा सकेंगे। भारत में हर रोज 55 लाख गैस सिलेंडरों की आवश्यकता होती है। इस हिसाब से इससे 1.5 दिन की जरूरत पूरी हो जाएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भारत के लिए खुला है। एलपीजी लेकर जहाज भी भारत आ रहे हैं, लेकिन सिलेंडर के लिए पैनिक है कि वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। देश के कई शहरों में आज भी सिलेंडर पाने की होड़ देखी जा रही है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक रेस्टोरेंट और होटल वाले सब परेशान हैं। आखिर कब एलपीजी सिलेंडर को लेकर बनी हुई टेंशन खत्म होगी? एलपीजी पर ऑल इंडिया ग्राउंड सिचुएशन क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। शिवालिक नंदा देवी एलपीजी लेकर भारत आ चुके हैं। बाकी जहाज भी हॉर्मूज से भारत के लिए रवाना होंगे, लेकिन सवाल यह है कि भारत में गैस एजेंसी के बाहर लगी लाइनें कब खत्म होंगी।
आज के हालात की बात करें तो थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन कई बड़े शहरों में तस्वीर जस की तस है। दिल्ली में लंबी कतारें लगी हैं। लखनऊ में सड़कों पर लोगों की भीड़ है। जयपुर में रेस्टोरेंट वाले परेशान हैं। नागपुर में सिलेंडर स्टॉक खत्म होने को है। भोपाल में सड़क पर प्रदर्शन हो रहा है। सबसे पहले आपको राजधानी दिल्ली के हालात से रूबरू कराते हैं। झंडेवालन इलाके में गैस एजेंसी पर ताला लगा है और लोगों के लिए मैसेज चिपका है कि घर पर ही सिलेंडर की डिलीवरी होगी, लेकिन इसके बावजूद लोग लाइनों में लगे हैं। देखिए, दिल्ली के झंडेवाला मंदिर के पास हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर गैस एजेंसी के बाहर लंबी लाइन लगी नजर आ रही है, लेकिन जो गैस एजेंसी है यहाँ पर हमें ताला लगा नजर आ रहा है फिलहाल, और इस पे ये लिखा है कि सिलेंडर अब आपके घर पर ही आएगा और कृपया यहाँ लाइन लगा करके अपना टाइम खराब ना करें। और यहाँ पर देखिए कितने लंबी यहाँ पर लाइन लगी हुई है। लगातार ये सरकार कह रही है कि किल्लत नहीं है, लेकिन लोगों के अंदर जो परेशानी है, जो डर है, उसके बाद लोग लंबी लाइनों में अभी भी खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए गैस एजेंसी ने भी बोल दिया कि यहाँ पर अब लाइन ना लगाइए, लेकिन क्या दिक्कतें लोगों को आ रही हैं वो पूछते हैं। आप ये देखिए कि इन्होंने बोला है कि घर पे डिलीवर करा देंगे, तो आप लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख है। हमने 1 तारीख को बुक कर रखा है और हमारा ये DSC नंबर आया हुआ है और हमारे घर पे ना सिलेंडर आया। हम उसे जो लाता है उसे फ़ोन करते हैं, बोलते आज ला देंगे, कल ला देंगे। 1 तारीख से अब जो आया, अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया। डिलीवरी का दिखा रहे हैं? जी आगे सब आया हुआ है, सब आया हुआ है मैसेज। और ना हमारे घर पे सिलेंडर पहुंचा। हम रोज आते हैं यहाँ पे, धक्के खा के चले जाते हैं। फिर कुछ बताया आपको? नहीं, बोलते हैं बुक करो, ये वाला मैसेज मांगनी है, 913 वाला मानना है। जो हमारा 853 वाला है ये नहीं मानने, 913 वाला मानने। और जो हम ये बुक कर रहे हैं दोबारा तो हो नहीं रहा। राजधानी दिल्ली में भी LPG का संकट बना हुआ है। इसके बीच सिलेंडर की होल्डिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कालाबाजारी करने वालों पर भी एक्शन लिया जा रहा है। दिल्ली में एक गैस एजेंसी के गोदाम से अलग अलग कंपनियों के 610 कमर्शियल सिलेंडर बरामद हुए हैं। बाहरी दिल्ली में मुंडगा इलाके में गुरुजी गैस सर्विस नाम की इंडियन ऑयल की एजेंसी से 610 गैस सिलेंडर पकड़े गए। इनमें से 197 सिलेंडर भरे हुए थे। हैरानी की बात यह है कि ये एजेंसी इंडियन की थी, लेकिन गोदाम में भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम एजेंसियों के गैस सिलेंडर भी मिले हैं। इसके अलावा गोदाम में 21 छोटे सिलेंडर भी बरामद किए गए हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी गैस की किल्लत बरकरार है। लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके में गैस एजेंसी के बाहर आज भी लोगों की भीड़ नजर आ रही है, लेकिन और दिनों के मुकाबले कुछ कम है। लखनऊ के इंदिरा नगर के एक गैस एजेंसी के हम सेंटर पर मौजूद हैं और सेंटर पर जो स्थिति है वो आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि गैस की क्राइसिस जो शुरू हुई थी वो फिलहाल अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। हाँ, इतना जरूर है कि जो लाइन पहले 50 और 60 लोगों की होती थी वो 15 और 20 तक पहुंच गई है। जी हाँ, आप देखिए कि जो लोग हैं वो फिलहाल यहाँ पर पहुंच रहे हैं गैस की बुकिंग के लिए। लोग अपने जो इनवॉइसेज है उसको जनरेट करा के पहुंच रहे हैं। जो परेशानी है, जो दिक्कत है, वकील साहब भी देखिए हमारे साथ मौजूद है। वकील साहब बता रहे हैं क्या दिक्कत आ रही है, आफत क्या है? सर जी, इसमें यह है कि कल परसों बुकिंग किए थे और मैसेज आ रहा है आज आया है। मतलब कि सर्वर भी इनका नहीं चल रहा है और कुछ इनका चल नहीं रहा। बस आगे लाइन में लगो, पूछो तो कहे कि 5 दिन बाद, 4 दिन बाद, कोई टाइम फिक्स नहीं इनका। और यहाँ पे लिखा हुआ गैस डिलीवरी प्राप्त होने के 25 दिन के बाद ही गैस बुक होगी। 25 दिन, 16 तारीख को हम रिसिप्ट दिखा दे, 16 तारीख को हमने बुक की थी, पिछले 16 क्या कहता फरवरी को। और अब हम आए हैं तो पहले एक मिस कॉल करेंगे और मैसेज कब आएगा? 24 घंटे बाद। ये देखिए आप पढ़ सकते हैं, इसमें 24 घंटे बाद आएगा। और फिर इसके बाद आने के बाद फिर ये आया है। अब ये आने के बाद फिर कह रहे हैं कि 4-5 दिन बाद आएगा। गैस मतलब मिली नहीं है? नहीं मिली है। घर पे गैस है कि नहीं है? घर पे गैस नहीं, अब यह है कि कभी भी खत्म हो सकता है। अब हम कहाँ जाएंगे कुछ नहीं पता। बाबू जी आप बताइए क्या स्थिति है आपकी? गैस नहीं है। गैस नहीं है ना। हम आए बुक करने तो उन्होंने कहा कि बुक कर दीजिए अभी 25 दिन बाद। आज बुलाया था 17 तारीख को,
आज कुछ नहीं कहे, KYC नहीं, KYC कराया।